नमस्कार, मैं आपकी दोस्त वंदना। आपका वाणी चैनल पर स्वागत है। यह मेरा एक प्रयास है आप सबको साहित्य से जोड़ने की और इस कथानक के परिदृश्य में आप सबको पहुंचाने की। इसके लिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो फिर आज हम शुरू करते हैं प्रेमचंद जी का उपन्यास गबन। तुम लोगों ने मेरे ऊपर जो दया की है वो मरते दम तक मैं नहीं भूलूँगा। अगर जीता लौटा तो शायद तुम लोगों की कुछ सेवा कर सकूं। मेरी तो ज़िंदगी सत्यानाश हो गई, न दीन का हुआ न दुनिया का। यह भी कह देना कि उनके गहने मैंने ही चुराए थे। शराब को देने के लिए रुपए ना थे, गहने लौटाना ज़रूरी था, इसलिए यह कुकर्म करना पड़ा। उसी का फल आज तक भोग रहा हूँ और शायद जब तक प्राण न निकल जाएंगे भोगता ही रहूँगा। अगर उसी वक्त शांति से सारी कथा कह दी होती, चाहे उस वक्त उन्हें बुरा लगता, लेकिन यह विपत्ति सिर पर ना आती। तुम्हें भी मैंने धोखा दिया काका। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कायस्थ हूँ। तुम जैसे देवता से मैंने कपट किया, न जाने इसका क्या दंड मिलेगा। सब कुछ क्षमा करना, बस यही कहने आया था। रमा बरामदे से नीचे उतर रहा और तेज़ी से कदम उठाता हुआ चल दिया। जालपा भी कोठे से उतरी, लेकिन नीचे आई तो रमा का पता न था। बरामदे से नीचे उतर के देवी दिन से बोली, किधर गए हैं दादा? देवी दिन ने कहा, मैंने कुछ देखा नहीं बहू। मेरी आंखें आंसू से भरी हुई थीं। वो अब न मिलेंगे, दौड़ते हुए गए थे। जालपा कई मिनट तक सड़क पर निस्पंद सी खड़ी रही। उन्हें कैसे रोक लो? इस वक्त तो कितने दुखी हैं, कितने निराश हैं। मेरे सिर पर न जाने कौन सा शैतान सवार था, इन्हों बुला न लिया। भविष्य को कौन जानता है, न जाने कब भेंट होगी। विवाहित जीवन ने इन 2-2.5 सालों में कभी उसका हृदय अनुराग से प्रकंपित न हुआ था। विलासिनी रूप में वह केवल प्रेम आवरण के दर्शन कर सकते थे। आज त्यागनी बनकर उसने उसका असली रूप देखा। कितना मनोहर, कितना विशुद्ध, कितना विशाल, कितना तेजोमय। विलासिनी जालपा ने प्रेमोद्यान की दीवारों को देखा था, वह उसी में खुश थी। त्यागनी बनकर वह उस उद्यान के भीतर पहुंच गए थे। कितना रम्य दृश्य था, कितनी सुगंध, कितना वैचित्र, कितना विकास। इसकी सुगंध में इसकी रम्यता का देवत्व भरा हुआ था। प्रेम अपने उच्चतर स्थान पर पहुंचकर देवत्व से मिल जाता है। जालपा को अब कोई शंका नहीं है। इस प्रेम को पाकर वह जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती बनी रहेगी। इस प्रेम ने उसे वियोग, परिस्थिति और मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया, उसे अभय प्रदान किया। इस प्रेम के सामने अब सारा संसार और अखंड वैभव तुच्छ है। इतने में जौहर आ गए। जालपा को पटरी पर खड़े देखकर बोले, यहाँ कैसे खड़ी हो बहन? आज तो मैं ना आ सकी। चलो, आज मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। दोनों ऊपर चले गए। दरोगा को भला कहाँ चैन? रमा के जाने के बाद 1 घंटे तक उसका इंतज़ार करते रहे। फिर घोड़े पर सवार हुए और देवी दिन के घर जा पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि रमा को यहाँ से गए आधा घंटा से ऊपर हो गया। फिर थाने लौटे। वहाँ रमा का अब तक पता न था। दरोगा ने समझा देवी दिन ने धोखा दिया, कहीं उन्हें छिपा रखा होगा। सरपट मोटरसाइकिल दौड़ाते हुए फिर देवी दिन के घर पहुँचे और धमकाना शुरू किया। देवी दिन, विश्वास न हो तो घर की तलाशी ले लीजिए। और क्या कीजिएगा? कोई बहुत बड़ा घर भी तो नहीं है। एक कोठरी नीचे है, एक ऊपर है। दरोगा ने साइकिल से उतरकर, तुम बतलाते क्यों नहीं वह कहाँ गए? देवी दिन, मुझे कुछ मालूम हो तब तो बताऊं साहब। यहाँ आए, अपने घरवाले से तकरार की और चले गए। दरोगा, वह कब इलाहाबाद जा रही है? देवी दिन, इलाहाबाद जाने को तो बाबूजी ने कोई बात नहीं की। जब तक हाईकोर्ट का फैसला न हो जाएगा वह यहाँ से न जाएगी। दरोगा, मुझे तुम्हारी बातों का यकीन नहीं आता। यह कहते हुए दरोगा नीचे की कोठरी में घुस गए और हर एक चीज़ को गौर से देखा। फिर ऊपर चढ़ गए। वहाँ 3 औरतों को देखकर चौंके।
जोहरा को शरारत सूझी तो उसने लंबा सा घूंघट निकाल कर हाथ साड़ी में छिपा लिए। दरोगा जी को शक हुआ, शायद हजरत ये भेष बदले तो नहीं बैठे हैं। देवी दीन से पूछा, यह तीसरी औरत कौन है? देवी दीन ने कहा, मैं नहीं जानता, कभी कभी बहू से मिलने आ जाती है। दरोगा, मुझे से उड़ते हो बच्चा, साड़ी पहना कर मुलजिम को छिपाना चाहते हो? इनमें कौन जालपा देवी हैं? उनसे कह दो नीचे चली जाएं, दूसरी औरत को यहीं रहने दो। जालपा हट गई तो दरोगा जी ने जोहरा के पास जाकर कहा, क्यों हजरत, मुझसे यह चालें? क्या कहकर गए थे और यहाँ आकर मज़े में आ गए? सारा गुस्सा हवा हो गया। अब यह भेष उतारिए और मेरे साथ चलिए, देर हो रही है। यह कहकर उन्होंने जोहरा का घूंघट उठा दिया। जोहरा ने ठहाका मारा। दरोगा जी मानो फिसल कर विस्मय सागर में गिर पड़े। बोले, अरे तुम हो जोहरा, तुम यहाँ कहाँ? जोहरा, अपनी ड्यूटी बजा रही हूँ। और रमानाथ कहाँ गए? तुम्हें तो मालूम ही होगा, वह तो मेरे यहाँ आने से पहले ही चले गए थे। फिर मैं यहीं बैठ गई और जालपा देवी से बातें करने लगी। अच्छा, ज़रा मेरे साथ आओ, उनका पता लगाना है। जोहरा ने बनावटी कौतूहल से कहा, क्या अभी तक बंगले पर नहीं पहुँचे? ना ना, न जाने कहाँ रह गए। रास्ते में दरोगा ने पूछा, जालपा कब तक यहाँ से जाएगी? जोहरा, मैंने खूब पट्टी पढ़ाई है, उसकी जाने की अब जरूरत नहीं है, शायद रास्ते पर आ जाए। रमानाथ ने बुरी तरह डांटा है, उनकी धमकियों से डर गई है। दरोगा, तुम्हें यकीन है कि अब यह कोई शरारत ना करेगी? जोहरा, हाँ, मेरा तो यही ख्याल है। दरोगा, तो फिर यह कहाँ गया? जोहरा, कह नहीं सकती। दरोगा, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। इंस्पेक्टर साहब और डिप्टी साहब को इत्तला देना ज़रूरी है। ज़्यादा पी तो नहीं गया था? जोहरा, पिए हुए तो थे। दरोगा, तो कहीं गिर गिरा पड़ा होगा, इसने बहुत दिख किया। तो मैं ज़रा उधर जाता हूँ, तुम्हें पहुँचा दूँ तुम्हारे घर तक। जोहरा, बड़ी इनायत होगी। दरोगा ने जोहरा को मोटरसाइकिल पर लिया, उसको ज़रा देर में घर के दरवाजे पर उतार दिया, मगर इतनी देर में मन चंचल हो गया। बोले, आज तो जाने को जी नहीं चाहता जोहरा, चलो आज कुछ गपशप हो, बहुत दिन हुए तुम्हारी करम की निगाह नहीं हुई। जोहरा ने जीने के ऊपर एक कदम रखकर कहा, जाकर पहले इंस्पेक्टर साहब से इत्तला तो कीजिए, यह गपशप का मौका नहीं है। दरोगा ने मोटरसाइकिल से उतरकर कहा, नहीं, अब न जाऊंगा, सुबह देखी जाएगी, मैं भी आता हूँ। जोहरा, आप मानते नहीं? शायद डिप्टी साहब आते हों, आज उन्होंने कहला भेजा था। दरोगा, मुझे चकमा दे रही हो जोहरा? देखो, इतनी बेवफाई अच्छी नहीं। जोहरा ने ऊपर चढ़कर द्वार बंद किया और खिड़की में से बोली, आदाब अर्ज। दरोगा जोहरा के पास से चुपचाप घर जाकर लेट रहे हैं। 11 बज रहे थे। नींद खुली तो 8 बज गए थे। उठकर बैठे ही थे कि टेलीफोन पर पुकार हुई। जाकर सुनने लगे। डिप्टी साहब बोल रहे थे, इस रमानाथ ने बड़ा गोलमाल कर दिया है, उसे किसी दूसरी जगह ठहरा कर उसका सब सामान कमिश्नर साहब के पास भेज देना होगा। रात को वो बंगले पर था ही नहीं। दरोगा, जी नहीं, रात मुझसे बहाना करके अपने बीवी के पास चला गया था। डिप्टी, तुमने उसको जाने क्यों दिया? हमको ऐसा डर लगता है कि उसने जज के सामने सब हाल कह दिया है। मुकदमा का जांच फिर से होगा। आपसे ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, सारा मेहनत पर पानी फिर गया, उसको ज़बरदस्ती रोक लेना चाहिए था। दरोगा, तो क्या वह जज साहब के पास गया था? डिप्टी, हाँ साहब, वहीं गया था और जज भी कायदा को तोड़ दिया। वो फिर से मुकदमे का पीसी करेगा। रमा अपना बयान बदलेगा, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह सब बगलिंग है, हम सब उस बाढ़ में बच जाएगा। जोहरा भी दगा दिया।
दरोगा उसी वक्त रमानाथ का सब सामान लेकर पुलिस कमिश्नर के बंगले की तरफ चले। रमा पर ऐसा गुस्सा आ रहा था कि पाए तो समूचा ही निकल जाए। कमबख्त को कितना समझाया, कैसी कैसी खातिर की, पर दगा ही कर गया। इसमें जोहरा की भी सांठ-गांठ है। बीवी को डांट फटकार करने का महज बहाना था। जोहरा बेगम की तो आज ही खबर लेता हूँ, कहाँ जाती हैं, देवी दिन से भी समझूंगा। एक हफ्ते तक पुलिस कर्मचारियों में जो हलचल रही, उसका जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। रात की रात और दिन के दिन इसी फिक्र में चक्कर खाते रहते थे। अब मुकदमे से कहीं ज़्यादा अपनी फिक्र थी। सबसे ज़्यादा घबराहट दरोगा को थी। बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी। इंस्पेक्टर और डिप्टी दोनों ने सारी जिम्मेदारी उन्हीं के सिर डाल दी और ख़ुद बिल्कुल अलग हो गए। इस मुकदमे की फिर पेशी होगी, इसकी सारी शहर में चर्चा होने लगी। अंग्रेज़ी न्याय के इतिहास में यह घटना सर्वथा अभूतपूर्व थी। कभी ऐसा नहीं हुआ। वकीलों में इस पर कानूनी बहसें होती, जज साहब ऐसा कर भी सकते हैं, मगर जज दृढ़ निश्चय वाला था। पुलिस विभाग ने यहाँ तक कहा कि इससे सारा पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा, लेकिन जज ने किसी की न सुनी। झूठे सबूतों पर 15 आदमियों की ज़िंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी सिर पर लेना उसकी आत्मा के लिए असह्य था। उसने हाई कोर्ट को सूचना दी और गवर्नमेंट को भी। इधर पुलिस वाले रात दिन रमा की तलाश में दौड़ धूप करते रहते थे, लेकिन रमा न जाने कहाँ छिपा था कि उसका कुछ पता ही न चलता था। हफ्तों सरकारी कर्मचारियों में लिखा पढ़ी होती रही, मनो कागज़ स्याह कर दिए गए। उधर समाचार पत्रों में इस मामले पर नित्य आलोचना होती रहती थी। एक पत्रकार ने जालपा से मुलाकात की और उसका बयान छाप दिया। दूसरे ने जोहरा का बयान छाप दिया। इन दोनों बयानों ने पुलिस की बखियाँ उधेड़ दी। जोहरा ने तो लिखा था कि मुझे 50 रुपये रोज़ इसलिए दिए जाते थे कि रमानाथ को बहलाती रहो और उसे कुछ सोचने या विचार करने का अवसर न मिले। पुलिस ने इन बयानों को पढ़ा तो दांत पीस लिए। जोहरा और जालपा दोनों कहीं और जा छिपी, नहीं तो पुलिस ने ज़रूर उनकी शरारत का मज़ा चखाया होता। आखिर 2 महीने के बाद फैसला हुआ। इस मुकदमे पर विचार करने के लिए एक सिविलियन नियुक्त किया गया। शहर के बाहर एक बंगले में विचार हुआ, जिसमें ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। फिर भी रोज़ 10-12 हज़ार आदमी जमा हो जाते थे। पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि मुलजिमों में कोई मुखबिर बन जाए, पर इसका उद्योग सफल न हुआ। दरोगा जी चाहते हैं तो नई शहादतें बना सकते थे, पर अपने अफसरों की स्वार्थपरता पर वो इतने खिन्न हुए कि दूर से तमाशा देखने के सिवा और कुछ न किया। जब सारा यश अफसरों को मिलता और सारा अपयश मातहतों को, तो दरोगा जी को क्या गरज पड़ी थी कि नई शहादतों की फिक्र में सिर खपाते। इस मामले में अफसरों ने सारा दोष दरोगा ही के सर मढ़ा। उन्हीं की बेपरवाही से रमानाथ हाथ से निकला। अगर ज़्यादा सख्ती से निगरानी की जाती तो जालपा कैसे उसे खत लिख सकती और वो कैसे रात को उससे मिल सकता था। ऐसी दशा में मुकदमा उठा लेने के सिवा और क्या किया जा सकता था। तबेले की बला बंदर के सिर गई। दरोगा तंजुल हो गए और नायाब दरोगा का तराई में तबादला कर दिया गया। जिस दिन मुलजिमों को छोड़ा गया, आधा शहर उनका स्वागत करने को जमा था। पुलिस ने 10 बजे रात को उन्हें छोड़ा, पर दर्शक जमा ही हो गए। लोग जालपा को भी खींच ले गए। पीछे पीछे देवी दीन भी पहुंचा। जालपा पर फूलों की वर्षा हो रही थी और जालपा देवी की जय, जालपा देवी की जय से आकाश गूंज रहा था। मगर रमानाथ की परीक्षा भी समाप्त न हुई थी। उस पर दरोग बयानी का अभियोग चलाने का निश्चय हो गया। उसी बंगले में ठीक 10 बजे मुकदमा पेश हुआ। सावन की झड़ी लगी हुई थी। कलकत्ता दलदल हो रहा था, लेकिन दर्शकों का एक अपार समूह सामने मैदान में खड़ा था। महिलाओं में दिनेश की पत्नी और माता भी आई हुई थीं। पेशी से 10-15 मिनट पहले जालपा और जोहरा भी बंद गाड़ियों में आ पहुँची। महिलाओं को अदालत के कमरे में जाने की आज्ञा मिल गई। पुलिस की सहायतें शुरू हुई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर, दरोगा, नायाब दरोगा सभी के बयान हुए। दोनों तरफ के वकीलों ने जिरह की भी, पर
इन कार्रवाइयों में उल्लेखनीय कोई बात न थी। ज़ाब्ते की पाबंदी की जा रही थी। रमानाथ का बयान हुआ, पर उसमें भी कोई नई बात न थी। उसने अपने जीवन के गत 1 वर्ष का पूरा वृत्तांत कह सुनाया, कोई बात न छिपाई। वकील के पूछने पर उसने कहा, जालपा की त्याग, निष्ठा और सत्य प्रेम ने मेरी आंखें खोली, और उससे भी ज़्यादा जोहरा की सौजन्य और निष्कपट व्यवहार ने। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे उस तरफ से प्रकाश मिला जिधर औरों को अंधकार मिलता है। विष में मुझे सुधा प्राप्त हो गई। इसके बाद सफाई की तरफ से देवी, दीन, जालपा और जोहरा के बयान हुए। वकीलों ने इनसे भी सवाल किए, पर सच्चे गवाह क्या उखड़ते हैं। जोहरा का बयान बहुत ही प्रभावोत्पादक था। उसने कहा, जिस प्राणी को जंजीरों से जकड़ने के लिए मैं भेजी गई, वह खुद दर्द से तड़प रहा है। उसे मरहम की ज़रूरत है, जंजीरों की नहीं। वह सहारे का हाथ चाहता है, धक्के का झोंका नहीं। जालपा देवी के प्रति उसकी श्रद्धा, उसका अटल विश्वास देखकर मैं अपने को भूल गई। मुझे अपनी नीचता, अपनी स्वार्थपरता पर लज्जा आई। मेरा जीवन कितना अधम, कितना पतित है। यह मुझ पर उस वक्त खुला जब मैं जालपा से मिली, तो उसकी निष्काम सेवा, उसका उज्ज्वल तप देखकर मेरे मन के रहे सहे कुसंस्कार भी मिट गए। विलासयुक्त जीवन से मुझे घृणा हो गई। मैंने निश्चय कर लिया, इसी आंचल में मैं भी आश्रय लूँगी। इससे भी ज़्यादा मार्के का बयान जालपा का था। उसे सुनकर दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। उसके अंतिम शब्द ये थे, मेरे पति निर्दोष हैं। ईश्वर की दृष्टि में ही नहीं, नीति की दृष्टि में भी वह निर्दोष हैं। उनके भाग्य में मेरे विलास शक्ति का प्रायश्चित करना लिखा था। वह उन्होंने किया। वह बाजार से मुँह छिपा कर भागे। उन्होंने मुझ पर अगर कोई अत्याचार किया तो वह यही कि मेरी इच्छाओं को पूरा करने में। उन्होंने सदैव कल्पना से काम लिया, मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे सुखी रखने के लिए। उन्होंने अपने ऊपर बड़े से बड़ा भार लेने में भी कोई संकोच नहीं किया। वह यह भूल गए कि विलास वृत्ति संतोष करना नहीं जानती। जहाँ मुझे रोकना उचित था, वहाँ उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, और इस अवसर पर भी मुझे पूरा विश्वास है मुझ पर अत्याचार करने की धमकी देकर ही उनकी ज़बान बंद की गई थी। अगर अपराधिनी हूँ तो मैं हूँ, जिसके कारण उन्हें इतने कष्ट झेलने पड़े। मैं मानती हूँ कि मैंने इन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया। अगर मुझे विश्वास होता कि वो डाकों में शरीक हुए, तो सबसे पहले मैं उनका तिरस्कार करती। मैं नहीं सह सकती थी कि वो अपने निरपराधियों की लाश पर अपना भवन खड़ा करें। जिन दिनों यहाँ डाके पड़े, उन तारीखों में मेरे स्वामी प्रयाग में थे। अदालत चाहे तो टेलीफोन द्वारा इसकी जांच कर सकती है। अगर ज़रूरत हो तो म्यूनिसिपल बोर्ड के अधिकारियों का बयान लिया जा सकता है। ऐसी दशा में मेरा कर्तव्य इसके सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता था जो मैंने किया। अदालत ने सरकारी वकील से पूछा, क्या प्रयाग से इस मामले की रिपोर्ट मांगी गई थी? वकील साहब ने कहा, जी हाँ, मगर हमारा उस विषय पर कोई विवाद नहीं। सफाई के वकील ने कहा, इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि मुलजिम डाके में शरीक नहीं था। अब केवल यह बात रह जाती है कि वह मुखबिर क्यों बना। वादी वकील, स्वार्थ सिद्धि के सिवा और क्या हो सकता है। सफाई का वकील, मेरा कथन है उसे धोखा दिया गया, और जब उसे मालूम हो गया कि जिस भय से उसने पुलिस के हाथों की कठपुतली बनना स्वीकार किया था वो उसका भ्रम था, उसे धमकियां दी गई। अब सफाई का कोई गवाह न था। सरकारी वकील ने बहस शुरू की, योर ऑनर, आज आपके समूह की एक ऐसा अभियोग उपस्थित हुआ है जैसा सौभाग्य से बहुत कम हुआ करता है। आपको जनकपुरी की डकैती का हाल मालूम है। जनकपुर के आसपास कई गांवों में लगातार डाके पड़े और पुलिस डकैतों की खोज करने लगी। महीनों पुलिस कर्मचारी अपनी जान हथेलियों पर लिए डकैतों को ढूंढ निकालने की कोशिश करते रहे। आखिर उनकी मेहनत सफल हुई और डाकुओं की खबर मिली। यह लोग एक घर के अंदर बैठे पाए गए। पुलिस ने एक बार ही सबों को पकड़ लिया, लेकिन आप जानते हैं ऐसे मामलों में अदालतों के लिए सबूत पहुंचाना कितना मुश्किल होता है।
जनता इन लोगों से कितना डरती है। प्राणों के भय से शहादत देने पर तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि जिनके घरों में डाके पड़े थे वे भी शहादत देने का अवसर पाया तो साफ निकल गए। महानुभाव, पुलिस इसी उलझन में पड़ी हुई थी कि एक युवक आता है और इन डाकुओं का सरगना होने का दावा करता है। वह उन डकैतियों को ऐसा सजीव, ऐसा प्रामाणिक वर्णन करता है कि पुलिस धोखे में आ जाती है। पुलिस ऐसे अवसर पर ऐसा आदमी पाकर गैबी मदद समझती है। यह युवक इलाहाबाद से भाग आया था और यहाँ भूखों मरता था। अपने भाग्य निर्माण का ऐसा सुअवसर पाकर उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने का निश्चय कर लिया। मुखबिर बनकर सजा का तो उसे कोई भय था ही नहीं। पुलिस की सिफारिश से कोई अच्छी नौकरी पा जाने का विश्वास था। पुलिस ने उसका खूब आदर सत्कार किया और उसे अपना मुखबिर बना लिया। बहुत संभव था कि कोई शहादत न पाकर पुलिस इन मुलजिमों को छोड़ देती और उन पर कोई मुकदमा न चलाती, पर इस युवक के चकमे में आकर उसने अभियोग चलाने का निश्चय कर लिया। उसमें चाहे और कोई गुण हो या न हो, उसकी रचना शक्ति की प्रखरता से इनकार नहीं किया जा सकता। उसने डकैती का ऐसा यथार्थ वर्णन किया कि जंजीर की एक कड़ी भी कहीं से गायब न थी। अंकुर से फल निकलने तक की सारी बातों की उसने कल्पना कर ली थी। पुलिस ने मुकदमा चला दिया, पर ऐसा मालूम होता है कि इसी बीच में उसे स्वभाग्य निर्माण का इससे भी अच्छा अवसर मिल गया। बहुत संभव है सरकार की विरोधिनी संस्थाओं ने उसे प्रलोभन दिए हों और उन प्रलोभनों ने उसे स्वार्थ सिद्धि का नया रास्ता सुझा दिया हो, जहाँ धन के साथ यश भी था, वाहवाही भी थी, देशभक्त का गौरव भी था। वह अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकता था। वह स्वार्थ के लिए किसी के गले पर छुरी भी चला सकता है और साधु वेश भी धारण कर सकता है। यही उसके जीवन का लक्ष्य है। हम खुश हैं कि उसकी सद्बुद्धि ने अंत में उस पर विजय पाई, चाहे उनका हेतु कुछ भी क्यों न हो। निरपराधियों को दंड देना पुलिस के लिए उतना ही आपत्तिजनक है जितना अपराधियों को छोड़ देना। वह अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए ऐसे ही मुकदमे नहीं चलाती। ना गवर्नमेंट इतनी न्यायशून्य है कि वह पुलिस के बहकावे में आकर सारहीन मुकदमे चलाती फिरे। लेकिन इस युवक की चकमेबाजियों से पुलिस की जो बदनामी हुई और सरकार के हजारों रुपए खर्च हो गए, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसे आदमी को आदर्श दंड मिलना चाहिए ताकि फिर किसी को ऐसी चकमेबाजी का साहस न हो। ऐसी मिथ्या का संसार रचने वाले प्राणी के लिए मुक्त रहकर समाज को ठगने का मार्ग बंद कर देना चाहिए। उसके लिए इस समय सबसे उपयुक्त स्थान वह है जहाँ उसे कुछ दिन आत्मचिंतन का अवसर मिले। शायद वहाँ के एकांतवास में उसको आंतरिक जागृति प्राप्त हो जाए। आपको केवल यह विचार करना है कि उसने पुलिस को धोखा दिया या नहीं। इस विषय में अब कोई संदेह नहीं रह जाता कि उसने धोखा दिया। अगर धमकियाँ दी गई थी तो पहली अदालत के बाद जज की अदालत में अपना बयान वापस ले सकता था, पर उस वक्त भी उसने ऐसा नहीं किया। इससे यह स्पष्ट है कि धमकियों का आक्षेप मिथ्या है। उसने जो कुछ किया स्वेच्छा से किया। ऐसे आदमी को यदि दंड न दिया गया तो उसे अपनी कुटिल नीति से काम लेने का फिर साहस होगा और उसकी हिंसक मनोवृत्ति और भी बलवान हो जाएंगी। सफाई के वकील ने जवाब दिया, वह मुकदमा अंग्रेजी इतिहास ही में नहीं, शायद सर्वदेशी न्यायालय के इतिहास में एक अद्भुत घटना है। रमानाथ एक साधारण युवक है। उसकी शिक्षा भी बहुत मामूली हुई। वह ऊंचे विचारों का आदमी नहीं है। वह इलाहाबाद के म्यूनिसिपल ऑफिस में नौकर है। वहाँ उसका काम चोंगी के रुपए वसूल करना है। वह व्यापारियों से प्रथानुसार रिश्वत लेता है